आज की कहानी है दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। आज भी हमारे देश में अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनमें सास और ससुर यही अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बहू दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। बहू सुबह से शाम तक जी हुजूरी करे, हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाए, हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे लेकिन कभी मुंह ना खोले। यहाँ कभी मुंह खोलने का मतलब सिर्फ पलट कर जवाब ना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सास ससुर की हुकूमत को किसी भी प्रकार की चुनौती ना मिले, सास ससुर का प्रभुत्व बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश राज्य के शीतलपुर गांव में एक ऐसा ही परिवार था। परिवार में श्री लाला अजीतमल, उनकी पत्नी रत्ना देवी, घर का होनहार बेटा मुकेश और उनकी बेटी रूपाली रहते थे। मुकेश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलोर में नौकरी ज्वाइन कर ली। रूपाली अभी कॉलेज में ही थी और उसके स्नातक होने में 1 साल बाकी था। बेटे की नौकरी लगते ही लाला अजीतमल और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे थे। उन्होंने मुकेश से भी इसकी चर्चा की थी। उसको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लाला अजीतमल और उनकी पत्नी रत्ना देवी ने अपने सभी संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी थी कि वो लोग मुकेश के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जहां जहां से मुकेश के बारे में जानकारी मांगी जाती, लाला अजीतमल मुकेश का एक संक्षिप्त विवरण और उसके कुछ फोटो भेज देते। इन सब में 2 से 3 महीने का समय लग गया। अब लाला अजीतमल के पास 5-6 अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 2 हफ्ते के बाद मुकेश भी दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा था। लाला अजीतमल और उनकी पत्नी दोनों ही सोच सोच कर खुश थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो सर्दियों में मुकेश की शादी कर देंगे। मुकेश के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और उनमें से 2 प्रस्तावों पर पूरे परिवार की सहमति बनी। अगले 2 दिनों में दोनों परिवारों से मिलकर दोनों लड़कियां भी देख ली गईं। मुकेश को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वापस बैंगलोर चला गया। अगले कुछ दिन दोनों प्रस्तावों पर लाला अजीतमल और उनकी पत्नी के बीच काफी विचार विमर्श हुआ। दोनों प्रस्तावों में देखी गई लड़कियों आराध्या और मिताली के परिवारों में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों परिवार व्यवसायी, समृद्ध, सुशिक्षित, अपनी जात पात वाले और भले लोग थे, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फर्क साफ दिखाई देता था। आराध्या का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की आराध्या भी खूब बोलती थी। आराध्या ने तो मुकेश से भी अकेले में घंटे भर तक बातें की थी। मिताली के परिवार में उसके माता पिता को छोड़कर कोई और नहीं बोल रहा था। खाने पीने की बात छोड़कर माँ भी कुछ नहीं बोली थी। मिताली से भी जितना पूछा गया बस उसी का जवाब दिया था। मिताली का भाई तो बस मुकेश से हाथ मिलाकर ही चला गया था। इसके अलावा ज्यादातर बातचीत उसके पिताजी ने ही की थी। ऐसा लगता था इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मिताली को चुप रहना ज्यादा पसंद था। आखिरकार पहला निर्णय लाला अजीतमल ने दिया। उनको आराध्या के बजाय मिताली ज्यादा ठीक लगी। रत्ना देवी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पहले से ही दोनों एक बात पर एक मत थे कि बहू ऐसी हो जिसको दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। मुकेश की सहमति लेकर लाला अजीतमल ने मिताली के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में मुकेश और मिताली का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। मिताली का अभी बैंगलोर जाना संभव नहीं था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी मिताली 1-2 महीने यही सास और ससुर के साथ रहेगी। मुकेश के जाने के बाद मिताली का अपनी हम उम्र ननद रूपाली के साथ ज्यादा वक्त गुजरता था। इससे दोनों काफी घुल मिल गई। मिताली की तरह ही रूपाली भी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों हर विषय पर खुलकर चर्चा करती थी, लेकिन अपने कमरे के अंदर। मुकेश के जाते ही रत्ना देवी ने अपनी सासुगिरी दिखाना शुरू कर दिया था। वो मिताली के रहन सहन, पहनावा, खान पान, घूमना फिरना, मिलना जुलना यानी हर चीज में अपनी दखल अंदाजी रखती थी। अचानक से मिताली की आजादी पर पहरा लग गया था। वो अपनी नई जिंदगी से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। मिताली ने इस बात का जिक्र मुकेश से किया, लेकिन उसने 1 महीने की बात कहकर टाल दिया। धीरे धीरे सास और ससुर ने घर के काम काज का सारा जिम्मा मिताली पर डाल दिया। साथ ही उसे अपने मनपसंद का कुछ भी करने के लिए सास ससुर दोनों की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1 महीने में मिताली की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी।
या यूं कहें कि सास ससुर के साथ रहना दूभर हो गया था। अपनी आज़ादी पर लगे पहरे का मिताली ने एक दो बार विरोध भी किया और सासू माँ को समझाना चाहा, लेकिन सासू माँ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उल्टे सासू माँ ने मिताली को डांट कर चुप करा दिया। सास के ऐसे व्यवहार से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी। 2 महीने बाद मुकेश मिताली को बेंगलोर ले आया। दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटने लगी थी। कुछ दिन की मौज मस्ती के बाद मिताली ने भी नौकरी कर ली। जिंदगी हंसी खुशी मस्ती में चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। ननद रूपाली की पढ़ाई भी पूरी हो गई। लाला अजीतमल और उनकी पत्नी रूपाली का रिश्ता ढूंढने में पहले से ही प्रयासरत थे। किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया। बेंगलोर में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में रिटायर्ड पिता, माता और उनका बेटा अर्जुन था। बेटा अर्जुन बेंगलोर में ही काम करता था। इस रिश्ते थे सभी लोग संतुष्ट थे, खासकर रूपाली बहुत खुश थी। लाला अजीतमल ने बिना देरी लगाए रूपाली और अर्जुन की शादी कर दी। बेटा और बेटी दोनों के एक ही जगह होने से लाला अजीतमल और रत्ना देवी का बेंगलोर आना जाना बढ़ गया था। अब तो दोनों कभी कभी 3-4 हफ्ते तक भी बेटे के घर ठहर जाते थे। बहू के घर में भी सासू माँ ने अपना सत्तावादी व्यवहार जारी रखा। उनकी निरंतर दखलंदाजी और टोका टाकी से घर का माहौल बिगड़ गया था। सासू माँ खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे मुकेश का घर के काम में हाथ बटाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनकी अपेक्षा थी कि मिताली ऑफिस के काम के साथ साथ घर के सारे काम की जिम्मेदारी भी ले। एक दिन शाम मुकेश देरी से घर आया। उसके आने के बाद सबने साथ खाना खाया। देरी से आने के बावजूद भी खाने के बाद मुकेश ने रसोई का सारा काम खत्म किया। सासू माँ को उसका रसोई में काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। मुकेश ने माँ को बहुत समझाया कि हम दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं, ऐसे में मैं सारा काम अकेले मिताली पर कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। उनकी एक तरफा सोच ने घर में कोहराम मचा दिया। अगले दिन शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। आज रूपाली भी अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने आ रही थी। सुबह जैसे ही मिताली सासू जी से मिली, सबसे पहले उसने रात के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने भी सासू जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टे बहू को डांट दिया और बोली, अब तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे घरों में बहू अपना मुंह बंद रखती है। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। थोड़ी देर बाद ही ननद रूपाली आ पहुंची। मिलने जुलने के बाद सबने नाश्ता किया। उसके बाद मिताली अपना काम समेटने रसोई में चली गई। रूपाली अपने माता पिता और मुकेश से बातें करने बैठ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद रूपाली ने बताया कि उसकी ऑफिस की 8 से 10 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफी थका देने वाले होते हैं, इसलिए काम वाले दिन मैं और अर्जुन शाम का रसोई का काम मिलजुल कर करते हैं। उसके अलावा शनिवार, रविवार या और किसी छुट्टी के दिन रसोई का काम मैं अकेले ही संभालती हूँ। मम्मी जी और पापा जी ठीक हैं, लेकिन शारीरिक काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। वैसे दोनों ही मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। घर की हर बात में मेरी सलाह लेते हैं। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। लाला अजीतमल और रत्ना देवी अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत खुश थे। मुकेश बहन रूपाली की हर बात बहुत गौर से सुन रहा था। सब कुछ सुनने के बाद मुकेश अपने माता पिता से बोला, अपने घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? हम सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? हम सब वक्त के साथ क्यों नहीं बदल सकते? माँ, कल रात को मेरे बर्तन साफ करने में क्या गलत था? आज सुबह मिताली का आपको समझाने में क्या गलत था? आप आज जिन बातों को अपनी बेटी के घर में सही मान रही हैं, उन्हीं बातों को अपने घर में गलत ठहरा रही हैं। माँ, ये बहू और बेटी में फर्क क्यों? आप लोग आज भी बहू के लिए दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे वाली परंपरा का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहें तो आप अपने घर का माहौल भी बदल सकते हैं, खुशनुमा हो सकता है। चुप्पी साधे लाला अजीतमल सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। मुकेश की बातों ने उनको झकझोर कर रख दिया था। बहुत सोच विचार कर अपनी चिर परिचित गंभीर मुद्रा में लाला अजीतमल बोले, मुकेश की बात तो ठीक है, हमको समय के साथ बदलना चाहिए। हमको आज से, बल्कि यूं कहो अभी से बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर जीना चाहिए। और हाँ, अब आगे से बहू दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।